जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे और ये आपकी फुल रिवीजन क्लास होने वाली है जो बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती चल रही है उसके लिए ये प्रैक्टिस चलाए जा रहे हैं। इसमें आपको 5000 बुकलेट सीरीज जो है एजुटेरिया की तरफ से उसी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ये आपका सेट नंबर 19 है। इसके पहले आपको 18 सेट करवाए जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है जिसको हम मरुस्थल माने जाएंगे यदि जहां बालू के टीलों की प्रधानता हो, जहां तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको वार्षिक वर्षा जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम होगी वहां पर क्या उस क्षेत्र को क्या माना जाएगा? डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। उस स्थान को हम डेजर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, घाघरा, बेतवा। इसमें यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो है आपकी घाघरा। घाघरा नदी जो है यमुना की सहायक नदियों में से नहीं आती है। बाकी चंबल, केन और बेतवा ये तीनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा या A+B दोनों। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी यांग्याप दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अरब सागर। 90 ईस्ट रीज जो है आपका ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर के, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? 2002 में, 2004 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो जो भारत में गरीबी का निर्धारण जो है योजना आयोग के जो सुरेश तेंदुलकर समिति आपकी 2004 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? ये मतलब कोई भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और जो वीडियो है उसको शेयर भी करते जाना है आपको। एक तरफ दिए हुए हैं क्षेत्र और एक तरफ उत्पादन। कौन? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें का उत्पादन जो संस्था है ये उत्पादन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आता है प्राथमिक एक सलाहकारी संस्था। तो इसमें जैसे आपको बताना है तो प्राथमिक का सलाहकारी संस्था तो होगा नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा। प्राथमिक में आपका आ जाएगा मधुमक्खी पालन, जैसे कृषि से संबंधित जितना भी कार्य होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मधुमक्खी पालन। द्वितीय में आ जाएगा ये आपको जो है द्वितीय के अंतर्गत आएगा जूते का कारखाना, जैसे उद्योग धंधे होते हैं उसमें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो है सर्विस यानी कि सलाह वगैरह है, सर्विस है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कॉपर उत्पादन के लिए, सीसा उत्पादन के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए। तो रानीगंज जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है ये आपका कोयला क्षेत्र जो कोयला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ऑप्शन 8 नंबर है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन पर टैक्स, आइसलैंड, फिनलैंड, जर्मनी या ब्रिटेन। तो जो कार्बन टैक्स सबसे पहले लगाया है वो फिनलैंड है आपका, फिनलैंड। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और ये फिनलैंड
जो है विश्व का पहला देश है जिनने कार्बन टैक्स लगाया था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू आपके संघ संविधान समिति के सदस्य थे। संघ समिति के सदस्य जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये थे आपके संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये प्रांतीय समिति, जो प्रांतीय समितियां थी, मौलिक अधिकार समिति, ये मौलिक अधिकार जो समिति थी, प्रांतीय समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या कनाडा? तो जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ये आपके अमेरिका के संविधान, यूएसए के संविधान से लिया गया है आपको, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और कनाडा के संविधान से आपका जो है लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त विधेयक अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 280 में वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। और विशेष वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के बीच सेवाएं भाग 11, भाग 13, भाग 14 या भाग 20? जो 12th नंबर क्वेश्चन है संघ और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं हैं ये भाग 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका अर्थ हो जाएगा आपका सशरीर प्रस्तुत होना, मतलब बंदी को प्रत्यक्ष सामने प्रस्तुत करना, तो सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, तो ये हो जाएगा बी का 3। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध बोले तो ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख, जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके लेख। और अधिकार प्रेक्षा मतलब किस अधिकार से आप इनको गिरफ्तार करके रखे हो, ये उसके बारे में है, तो इसका डी का 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्री। तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है ये आपकी होती है किसके पास? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है आपकी वास्तविक शक्ति। और जो है नाम मात्र की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। और जो जितने भी जो भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बट उनकी वास्तविक शक्ति का संचालन कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग, वित्त सेवा विभाग, राजस्व विभाग, इनमें से कोई नहीं। जो एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है तो वो कौन सा है? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग ही जो है संघीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में पेश करने के लिए भी यही जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 10 या 12? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें संविधान के निर्वाचन जो होता है उससे संबंधित मामलों में सुनवाई करने के लिए जो है उसमें कम से कम जो है 5 सदस्यों के होने की, जो 5 न्यायाधीश होते हैं 5 न्यायाधीश होने कम से कम होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन को पहचानना है। औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। सभी सत्य हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है सब जो है इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। इसने गुरु अर्जुन देव को नहीं दिलवाया था, इसने दिया था गुरु अंगद देव को। गुरु अंगद देव को फांसी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर आने वाला पहला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिंग पायस की बात की गई है। यहाँ पे डोमिंग पायस जो है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत राय या कृष्ण देवराय। तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में डोमिंग पायस भारत आया था। और कृष्ण देवराय की बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसका नाम है अमुक्त माल्यदा। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है। और अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए वो कौन? तो ये कृष्णदेवराय थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली अगर शासक की बात की जाए तो वो थे आपके कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? ये आपको बताना है। 3, 5, 6 या 7। जो वैदिक सभ्यता है उसमें आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगन। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा की किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका रावी नदी के किनारे बसा है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुता हुआ खेत। और यहीं से हमें मिट्टी का हल भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वैदिक कालीन 21 नंबर है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीनतम नाम है? झेलम, ब्यास, सतलज या गंडक। जो ऋग्वैदिक नदियां हैं उनमें से जो है सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है। गंडक नदी का जो प्राचीन नाम था उसे सदा नीरा कहते हैं। सतलज, तो ऋग्वेद में सतलज को शतुद्री नाम से जाना जाता था, शतुद्री। और झेलम को क्या कहते हैं? बितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी या सारनाथ। जो महात्मा बुद्ध है वो सर्वाधिक उपदेश अपने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो ये श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता या दिल्ली। ये आपको बताना है। तो जो लाला लाजपत राय जो है अब साइमन कमीशन के विरोध में उनको लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपका स्थान था लाहौर। जो लाहौर अधिवेशन था उसी टाइम पे साइमन का विरोध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या तेज बहादुर सप्रू। तो ये कहने वाले थे आपके एलन कैंपबेल जॉनसन। इन्होंने जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा था। ये एक प्रकार का सांत्वना पुरस्कार को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षीय जो संबोधन है उसके समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। 26 नंबर है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? आगा खान, सलीमुल्लाह खान, सर सैयद अहमद खान या मोहसिन उल मुल्क? इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो जो है सलीमुल्लाह खान, जो सलीमुल्लाह खान थे उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट है 27 नंबर आपको, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन एवं हाइड्रोजन? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कार्बोहाइड्रेट, ये आपका जो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एपिनेफ्रिन या साइटोकाइनिन? इसमें जो पादप हार्मोन नहीं है वो है आपका एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है पादप हार्मोन की श्रेणी में नहीं आता। बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन होते हैं। 29 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है जब इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसमें ये हैजा को हम सुमेलित करेंगे बैक्टीरिया, और फिर डेंगू को वायरस, फील पाँव को हम कृमि, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया या इनमें से सभी? तो आनुवंशिक रोग की बात करें तो आनुवंशिक रोग इसमें सभी हैं। हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है, थैलेसीमिया और सिजोफ्रेनिया ये सभी आनुवंशिक रोग होते हैं। आनुवंशिक रोग की बात करें तो ये आनुवंशिक रोग वो वे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसे रोगों को आनुवंशिक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? एस्केटिस, फिलेरिएसिस, पिनवर्ग या इनमें से सभी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, क्योंकि एस्केटिस, फिलेरिएसिस और पिनवर्ग ये सभी निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो लार में मुख्यतः आपके 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज? कोशिकीय ईंधन की बात करें तो कोशिकीय ईंधन आपका ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, या ग्लूकोज के ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से? जो अधिकांश कीट होते हैं ये आपको वातक तंत्र के माध्यम से शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर है, इस साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परिवर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन और व्यतिकरण, ध्रुवण और व्यतिकरण या परिवर्तन और अपवर्तन? तो जो पतले झाग में चमकदार, जो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं वो आपका परावर्तन और व्यतिकरण जो होता है उसी के परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है 36, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग, रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग? तो जो तंतु प्रकाश के संचार है उससे आपका प्रकाश तरंग के रूप में संकेत प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुवों पर होगा अधिकतम, न्यूनतम, अपरिवर्तित रहेगा, a+b दोनों? तो इसका ध्रुवों पर उसका आवर्तकाल हो जाएगा वो कैसा होगा? वो हो जाएगा न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से
अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है या बराबर होता है। तो जो साबुन का बुलबुला होता है उसका अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति या दिशा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो उसमें दिशा परिवर्तन होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। उससे आप देखिए इसमें 19 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में ही करवाए जा रहे हैं, और ये लगातार जब तक आपके एग्जाम तक कंटिन्यू ऐसे ही हम ये प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे। और इसके साथ ही सीटेट के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, तो जिन भी भाई बहनों को सीटेट के प्रैक्टिस सेट देखना हो और सीटेट में अपने अच्छे मार्क्स लाना हो वो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 40। इस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, ये आपको बताना है। हीलियम, आर्गन, रेडॉन या जीनॉन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह है आपका हीलियम। हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण करते हैं। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, पोटेशियम को, कोबाल्ट को या F+ दोनों। जो किसको चाकू से काटा जाएगा तो वो होता है पोटेशियम और कोबाल्ट। पोटेशियम के और कोबाल्ट जो CO होता है, इन दोनों को जो चाकू से काटा जा सकता है। 43 नंबर है कि निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या सभी। जो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है वो है आपका ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व होता है। 44 नंबर एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4, C2H6, CH4 या C2H2। जो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C2H2। ये एसिटिलीन होता है, ये आपका एसिटिलीन होता है। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी महात्मा गांधी का, जमनालाल बजाज जगजीवन राम या मार्टिन लूथर किंग। जो ब्लैक गांधी है या जो है मार्टिन लूथर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग थे इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से किनको जाना जाएगा तो ये है मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान या पहली। तो जो ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म जो थी, जो पहली बार नामित हुई थी, वो थी आपकी मदर इंडिया। मदर इंडिया को सबसे पहले नामित किया गया था। 47। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर या 14 नवंबर। जो विश्व शिक्षक दिवस होता है ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं थी? महेंद्र वर्मन शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली या नंदी वर्मन शैली। तो जो मंडप और रथ थे ये आपका मामल्य शैली की विशेषता होती थी। जो मामल्य शैली के मंदिर बनाए जाते थे उनमें मंडप और रथ शैली का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव। तो नीपक आंदोलन था, इसके जो प्रवर्तक थे वो दादू दयाल थे। दादू दयाल नीपक आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन, और आज की जो क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है कि खेल ही जीवन है, इसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी स्टैनली, जॉन डीवी, वान सेलर या मैकडूगल। तो मैकडूगल, यहाँ पे मैकडूगल होगा, मैकडूगल।
तो इसका जो खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वो थे आपके जॉन डीवी। जॉन डीवी थे, उन्होंने खेल ही जीवन है का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे द्वारा जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई भी कमेंट सुझाव है तो कमेंट से कोई भी आपका प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि जितनी भी आगे वीडियो आएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है विद्यालय एजुकेशन। विद्यालय एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको बिहार प्रैक्टिस सेट से जितने भी रिलेटेड पीडीएफ है और बिहार प्रैक्टिस से बिहार के जो स्पेशल प्रश्न है उनसे भी रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है उसी में अपलोड कर दी गई हैं। तो आप वहां से आप अपने लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो अगेन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।